हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि यूएस स्टाफिंग में 2 या 4 साल काम कर चुके हैं और जो कि नाइट शिफ्ट से थक चुके हैं और चेंज करना चाहते हैं पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में या डे शिफ्ट में या एक जनरल शिफ्ट में। सो आज की वीडियो उन्हीं के लिए रिलेटेबल है और उन्हीं के लिए फायदेमंद है। देख हर कोई सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा और क्या चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं ये भी बताऊंगा और कैसे आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप यूएस स्टाफिंग में काम करते हैं या आप किसी भी रिक्रूटमेंट में काम करते हैं और आप चेंज करना चाहते हैं अपनी शिफ्ट डे शिफ्ट में और आप इंडियन रिक्रूटमेंट में आना चाहते हैं या यूके रिक्रूटमेंट में आना चाहते हैं, तो उन्हीं उसके लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ती हैं और उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तभी हमारे जो है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं और इंटरव्यू में हम क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी जॉब के लिए किसी जनरल शिफ्ट की जॉब के लिए, डे शिफ्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका रेज्यूमे में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप देखते रहते हो वैकेंसीज निकलती रहती हैं और आप उनके लिए अप्लाई भी करते हैं पर आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। सो इसका जो सबसे बड़ा मेजर कारण है, उसका वो कारण ये है कि आपने अपने जो रेज्यूमे है वो अकॉर्डिंग टू यूएस रिक्रूटमेंट बनाया हुआ है। आपने उसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि यूएस रिक्रूटमेंट में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने उसमें बता रखा होगा कि आपको नॉलेज है यूएक्स टैक्स टर्म्स की, जैसे W2, 1099, कॉप टू कॉप। आपने उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स के नाम बता रखे होंगे कि हमने इन क्लाइंट्स के लिए काम किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे काम किया है, हमने फुल टाइम पोजीशन पे काम किया है और हमें इन वीज़ास की नॉलेज है, इस टाइम जोन की नॉलेज है, इन जोग्राफीज की नॉलेज है। ये सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू यूएस रिक्रूटमेंट अपने रेज्यूमे में डाली हुई होंगी और वही रेज्यूमे से आप अप्लाई कर देते हैं एक पैन इंडिया रिक्रूटमेंट या यूके स्टाफिंग के लिए। सो जो सबसे पहले चीज़ें होती हैं जब कोई एक इंडियन रिक्रूटर एक दूसरा इंडियन रिक्रूटर को हायर करने के लिए सर्च करता है या नौकरी पे या किसी भी पोर्टल पे सर्च करता है, तो वो ध्यान रखता है कि उसके रेज्यूमे में ये सारी चीज़ें ना हो। तो जैसे ही वो आपके ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करेगा, आपका रेज्यूमे ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा और आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, इसलिए आपके पास कभी कॉल नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब अपना रेज्यूमे बना रहे हैं, आप अपने रेज्यूमे को फिर से बनाएं और उसमें ये सारी चीज़ें ना लिखें कि हमारे ये क्लाइंट्स थे, हमें W2 की नॉलेज है, हमें इन टैक्स टर्म्स की नॉलेज है। आप अपना एक सिंपल रेज्यूमे बनाएं जो कि सिंपली रिलेट करे हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, चाहे वो यूएस का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो सबसे पहले चीज़ें अपने रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए आपको ये ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है, सपोज अब आपका इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू में आपसे किस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। पूछने वाले तो खैर कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, सर्च स्ट्रिंग के बारे में, आपकी टेक्निकल नॉलेज के बारे में कि इस चीज़ पे कितनी नॉलेज है, उस चीज़ पे कितनी नॉलेज है। ये सब जनरल है, ये सब कॉमन है। यूएस स्टाफिंग में भी सेम है, पैन इंडिया में भी सेम है, यूके रिक्रूटमेंट में भी सेम है। जो डिफरेंस आता है, जो मेजरली जिस चीज़ पे यूएस रिक्रूटमेंट वाले लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इन चीज़ों का क्या यहाँ पे इंडियन रिक्रूटमेंट में क्या होगा। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपसे आपका यूएस रिक्रूटमेंट में टारगेट होता है डेली सबमिटल्स का, लेकिन पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में डेली सबमिटल टारगेट नहीं होता है या मंथली टारगेट होता है कि आपको इतने क्लोजर्स लाने हैं और इतनी ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए। जैसे आपको यूएस स्टाफिंग में टारगेट दिया जाएगा कि आपको डेली
2 सबमिटल करने हैं या 3 सबमिटल करने हैं, या कहीं किसी किसी में 5 सबमिटल्स करने होते हैं। लेकिन पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में सबमिटल वाला चक्कर नहीं होता है, वहाँ सबमिटल्स तो करने ही होते हैं, लेकिन वहाँ आपको मंथली टारगेट मिलता है कि आपको मंथ में 10 क्लोजर्स लाने हैं या 12 क्लोजर्स लाने हैं। उन 10-12 क्लोजर्स में से कम आपके 7 लोग ज्वाइन करें या 8 लोग ज्वाइन कर जाएं। इस तरह के आपके टारगेट्स होते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। यूएस रिक्रूटमेंट में क्या होती है, आपके पास डेली रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपके पास डेली 5 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिन पे आप काम करेंगे, या 4 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिन पे आप काम करेंगे। लेकिन पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में ये डेली रिक्वायरमेंट्स वाला चक्कर नहीं है। वहां आपके पास टोटल 10, 15 या 20 रिक्वायरमेंट्स होंगी जिस पे आप काम करते रहेंगे, और उतने रिक्वायरमेंट्स आपके पास हमेशा होनी चाहिए। सपोज आपकी आज 2 रिक्वायरमेंट क्लोज हो गई हैं, तो आपको 2-3 नई रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी, और आप अभी पिछले 10 दिन से उन्हीं रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आपके पास वही रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और आपसे कहा जाएगा कि इन्हें आप जल्दी से क्लोज कर दीजिए। तो अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है, या जो नेक्स्ट ध्यान रखने वाली बात है, वो है जॉब पोर्टल्स। तो आप यूएस में कौन से जॉब पोर्टल्स पे काम करते हैं और इंडियन रिक्रूटमेंट में कौन से जॉब पोर्टल्स पे काम करते हैं। यूएस में हम मोस्टली हमारे कुछ एटीएस होते हैं, जैसे जॉब डिवा होता है, और भी कई सारे होते हैं। और पोर्टल्स जो हमारे मेजरली हम यूएस में काम करते हैं वो मॉन्स्टर होता है, डाइस होता है, इंडीड होता है, और लिंक्डइन पे भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो हमारे पोर्टल्स चलते हैं वो मेजरली चलता है naukri.com, और मेजरली यहाँ पे हम लिंक्डइन रिक्रूटर का भी यूज़ करते हैं, हम एक्सरे सर्च यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करते हैं, हम गिटहब यूज़ करते हैं। सो ये थोड़े से डिफरेंस है वहाँ के यूएस के पोर्टल्स में और इंडियन पोर्टल्स में। तो हमें ये सारे पोर्टल सीखने भी पड़ेंगे, और हमें देखना भी होगा कि ये कैसे यूज़ होते हैं, और इंटरव्यू के टाइम में हमें हो सकता है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाए और हमें उनके आंसर्स करने होंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि वर्क टाइमिंग्स, कि आपकी वर्क टाइमिंग्स क्या है। यूएस स्टाफिंग में आप ईएसटी, पीएसटी, सीएसटी किसी जोन में काम करते हैं, लेकिन आईएसटी में आपकी एक जनरल शिफ्ट होती है, किसी की 9 से 5 होती है, किसी की 9 से 6, किसी की 7। जनरली 9 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन कहीं कहीं 10 घंटे भी काम कराते हैं, 10.5 घंटे भी काम कराते हैं। और जनरली जो आपका स्टार्ट जो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं आप, वो अराउंड 9 और 9:30 के अराउंड आप स्टार्ट करते हैं। तो वर्क टाइमिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप ध्यान रखें कि आपसे अगर कोई पूछे तो क्या वर्क टाइमिंग है। जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो हमें ध्यान रखनी है कि हायरिंग टाइप्स। अब यूएस स्टाफिंग में आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप किस तरह की हायरिंग करते हैं, बस वहाँ पे मोस्टली आपसे पूछेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आप हायर करते हैं। आप बता देंगे सिंपली जावा डेवलपर, .NET, प्रोग्राम मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंस, डेटा आर्किटेक्ट, ये सब चीज़ें पे आप हायरिंग करते हैं। पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में भी ये सब होगी, लेकिन पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि आप कैंपस रिक्रूटमेंट में हैं या लेटरल हायरिंग में हैं या किस चीज़ में हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब कौन सी चीज़ का आप इंक्लूड करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ की आपको नॉलेज जो है इकट्ठा करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे बताना है। तो सपोज अगर आप कैंपस हायरिंग में हैं तो आपको कैंपस हायरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो है किसी कॉलेज के कोऑर्डिनेटर से पहले बात करते हैं, फिर वहाँ पे हम बहुत सारे रेज्यूमेस मंगवा लेते हैं, फिर उनसे जो हम कैंपस हायरिंग में इंटरव्यूज शेड्यूल करते हैं। या फिर आप लेटरल हायरिंग में हैं तो आपको बताना होगा कि भाई हम इस ग्रेड लेवल से लेके उस ग्रेड लेवल तक हम हायरिंग करते हैं, इस मतलब मैनेजरियल लेवल तक की हायरिंग करते हैं, या डायरेक्टर लेवल की हायरिंग करते हैं, या सिर्फ हम एक एग्जीक्यूटिव लेवल या सिंपल डेवलपर, लीड, इस तरह की हायरिंग करते हैं। आपको बजट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने कितने एलपीए से लेके कितने एलपीए तक का हमने अपना जो हम काम करते हैं उसमें हमने किस लेवल तक लोगों को दिया है। मतलब कि आपसे पूछा जाएगा किस बजट तक की हायरिंग आप करते हैं। तो सपोज आप अगर किसी मैनेजरियल लेवल की हायरिंग कर रहे हैं तो बजट हो सकता है 30 LPA to 40 LPA।
उससे ऊपर जाएंगे, डायरेक्टर लेवल की हायरिंग कर रहे हैं या कुछ और उससे हाई लेवल की हायरिंग कर रहे हैं, तो बजट जाता है 70 LPA, 80 LPA, अप टू 1 CR तक भी आपका बजट जा सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि बजट क्या है, वर्क टाइमिंग्स क्या है, पोर्टल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें बेसिकली डिफरेंशिएट हैं, जो डिफरेंशिएट करती है यूएस स्टाफिंग से और पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में या किसी और रिक्रूटमेंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको अगर जो लोग यूएस स्टाफिंग से पैन इंडिया रिक्रूटमेंट में आना चाहते हैं, जो डे शिफ्ट में चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं, और प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।